Hello guys, welcome back again. I am Raju sir from Momentus English Classes. आप सभी को इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे छात्रों। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे जो है यूज को लेकर आए हैं जिसमें बच्चे अक्सर प्राय बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं, उनके मन में भ्रम सा रहता है। बहुत से बच्चों को डिमांड को लेकर जो है हमने ये आया है, ठीक है बेटा। तो बहुत से बच्चे ये डिमांड किए हैं पिछले कई दिनों से कि सर हमें ऑब्जेक्ट पढ़ाया जाए। ऑब्जेक्ट के बारे में लेकर उन्हें काफ़ी भ्रम रहता था। तो आज हम आप लोग की डिमांड पर, आज आप लोग के जो है हम डिमांड पर, मांग पर जो है इस सब्जेक्ट को लेकर आए हैं। और इस सब्जेक्ट को आज हम इस वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग से छोटी सी मेरी विनती है कि इस चैनल पर जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी या मेरे प्यारे दोस्त अभी नए चैनल पर हैं, इस चैनल पर जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले जो मेरे नोटिफिकेशन वीडियो के हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो बिना देर के हुए आइए हम इस वीडियो में जो लेकर ऑब्जेक्ट आए हैं इसको हम पढ़ेंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग अपनी कॉपी कलम को जो भी है उसको खोल लें और उसको हम लोग पढ़ें। तो आज का जो टॉपिक है वो ऑब्जेक्ट है। में बहुत से बच्चों का यह जो है मानना था कि ऑब्जेक्ट जो है वो काफ़ी हमें दिक्कत करता है, कंफ्यूजन करता है। तो आपके जो है यहाँ पर डिमांड पे इसको हम लेकर आए ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट में हम जानेंगे ऑब्जेक्ट का अर्थ क्या होता है, इसका प्रयोग किस किस रूप में होता है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है और इसमें कहाँ कहाँ बच्चों को भ्रम होता है। इन सारी चीज़ों को हम आज डिटेल में बताकर आप लोग के अंदर जो भ्रम है उसको मैं दूर करने का प्रयास पूरा करूँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा OBJECT, इसको हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ते हैं? ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं। और ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखो बेटा, ऑब्जेक्ट की डिफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्ट कहते किससे हैं, कितनी प्रकार का होता है। तो ध्यान दीजिए, आपको सब्जेक्ट का पता है, सब्जेक्ट जानते हो, जैसा कि हम यहाँ पर लिखकर आपको बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, एक वाक्य हम आपको दे रहे हैं यहाँ पर, जैसे रवि रोट अ लेटर। सारे बच्चे बड़े ध्यान से देखेंगे, आज से क्लास बहुत ही शानदार चलने वाला है। रवि रोट अ लेटर, रवि ने एक पत्र लिखा। तो सबसे पहले हम जानेंगे सब्जेक्ट वाक्य क्या होता है। तो आपने सब्जेक्ट, आप सब जानते हो कि सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, है ना। वाक्य का वह भाग, वाक्य का वह भाग जिस, है ना, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में कुछ सोचा जाता है, जिसके बारे में कुछ चर्चा किया जाता है, वही सब्जेक्ट होता है। अब देखिए, रवि रोट ए लेटर, जो काम करने वाला होता है, जो काम करने वाला होता है, जिसके द्वारा कोई काम होता है, वही सब्जेक्ट होता है। रवि रोट अ लेटर, रवि ने एक पत्र लिखा। अब इस वाक्य में यहाँ पर किसके बारे में हमने चर्चा किया, यहाँ पर हमने चर्चा किया रवि के बारे में। किसके बारे में चर्चा किया? रवि के बारे में। क्लियर हो? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। रवि रोट अ लेटर, रवि ने एक पत्र लिखा। रवि ने कौन सा काम किया है? पत्र लिखने का, ठीक है। पत्र किसने लिखा? रवि ने। अब इस वाक्य में जो कार्य किया है वो रवि है। अब इस वाक्य का जो सब्जेक्ट हो क्या है? रवि है। सब्जेक्ट क्या है? रवि है। इसके द्वारा कोई काम हुआ है और रवि आप क्या एक्टिव मोड में है ना। तो जिस वाक्य का वह भाग, वह पार्ट जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, अर्थात जो वाक्य का सब्जेक्ट सक्रिय होता है, जिसके द्वारा कोई काम होता है, किया जाता है, वही सब्जेक्ट होता है, वही सब्जेक्ट होता है। जैसे अभी और वाक्य लिखो यहाँ पर, राम किल्ड रावण। ध्यान दो यहाँ पर, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, राम को किसने मारा? राम ने। अब यहाँ देखिए, इस वाक्य में राम क्या है? सब्जेक्ट है। इस वाक्य में राम क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके द्वारा कोई काम हुआ है, सॉरी इनके द्वारा कोई काम हुआ है, राम के द्वारा कोई ना कोई काम हुआ है, मारने काम हुआ है, कुछ भी काम हुआ हो, लेकिन इस वाक्य में राम क्या है? सब्जेक्ट है कि नहीं? है ना। तो हमने क्या देखते हैं कि जिस वाक्य का वह पार्ट जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, कुछ बोला जाता है, वही वाक्य का सब्जेक्ट होता है। आई बात समझ में? तो हमने इन वाक्यों के माध्यम से हमने सब्जेक्ट को यहाँ पर क्या पहचान लिया, ठीक है। अब ध्यान दो, क्रिया आप सभी जानते ही हो, यहाँ पर वर्ब आप जानते हो। इस वाक्य में वर्ब पहले वाक्य में रोट है और सेकंड वाक्य में यहाँ पर किल्ड है। यहाँ पर राइट सेकंड फर्स्ट फॉर्म इसका हुआ, यहाँ पर किल फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। इन दोनों वाक्यों में यहाँ पर जो है किल सेकंड, यहाँ पर रोट सेकंड फॉर्म में क्रिया के, यहाँ पर किल्ड क्या है? सेकंड फॉर्म में, ठीक है। ये दोनों वाक्य में वर्ब है, ठीक है।
यह जो है वर्ब का V2 है, यहाँ पर वर्ब का V2 है, ठीक है। अब आते हैं हम क्या, ऑब्जेक्ट पर। अब देखिए यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को जान गए, है ना, हमने सब्जेक्ट के बारे में पता किया, उसके बाद से वर्ब हमने जाना। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, सारे बच्चे ध्यान दो यहाँ पर। ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्म। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, अर्थात काम का प्रभाव, काम का प्रभाव, कर्ता द्वारा काम का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट। यार कार्य का प्रभाव या काम का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आई बात समझ। सब्जेक्ट यहाँ पर रवि और राम है, पहले वाक्य में रवि, दूसरे वाक्य में राम है, और इनके द्वारा जो भी कार्य किया गया है उसका प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ा है या पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट करते हैं। नहीं क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अर्थात एक बार पुनः, कर्ता द्वारा किए हुए काम का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लिख लो, लिख लो, सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का जो प्रभाव होता है, जो कार्य का जो प्रभाव होता है किसी व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। आई बात समझ ना। एक बार पुनः, सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम या कार्य का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर रवि रोट ए लेटर, रवि ने एक पत्र लिखा। अब यहाँ पर किसने लिखा, रवि ने, तो रवि सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और रवि का प्रभाव, यहाँ पर उसने क्या लिखा, पत्र। अब यहाँ देखो सारे बच्चे ध्यान से देखो, अब यहाँ देखिए रवि, यहाँ पर देखिए काम का प्रभाव किस पर पड़ा है, लेटर पर। काम का प्रभाव किस पर पड़ा है, लेटर पड़ा है। अब यहाँ राम किल रावण, राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर राम तो सब्जेक्ट हो गए। अब राम, यहाँ पर देखो मारने का काम का प्रभाव किस पर पड़ा है, रावण पर। अर्थात काम का प्रभाव किस पर पड़ा है, रावण पर। तो देखिए पहले वाक्य में जो लेटर है और दूसरे वाक्य में रावण, ये दोनों को दोनों क्या हो गए बेटा, ऑब्जेक्ट हो गए, कर्म। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक बार पुनः, अर्थात कार्य या काम का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कंफ्यूजन दूर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम ये जानेंगे, अब ध्यान दीजिए, अब हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता कैसे वाक्य में की जाती है हमको उसको जानना है, ठीक है। चलो ध्यान दो, सारे बच्चे यहां बोर्ड पर देखो ध्यान से। अब यहां देखिए ऑब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट ज्ञात करने की विधि ऑब्जेक्ट, यहां देखिए ध्यान से। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ज्ञात करने की विधि, सारे बच्चे बड़े ध्यान से यहां देखेंगे। अभी हम सीखने वाले हैं किसी वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताएंगे कि अगर वाक्य में आपको कंफ्यूजन है कि सब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट क्या है उसका पता करना है, तो आपको हम दो वर्ड ऐसे बताएंगे जिसका प्रयोग करके हम किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है बेटा, आइए हम वाक्य यहाँ पर लिखा आपको बता रहे हैं। जैसे आप लिखो मधु, ठीक है बेटा, मधु सेंट अ लेटर, ठीक है। चाहे यहां पर गिफ्ट ले लो, गिफ्ट आप लिख दो सेंट अ गिफ्ट, ठीक है। राज राज मेड ए पिक्चर, ध्यान दो सारे बच्चे यहां पर बोर्ड पर देखो। मधु सेंट अ गिफ्ट, मधु ने एक उपहार भेजी। राज मेड अ पिक्चर, राज ने एक तस्वीर बनाया, ठीक है। अब हमें इसका प्रयोग क्या करना है, सबसे पहले ध्यान सब्जेक्ट का पता। अब आपको मैं बताऊंगा कि एक वाक्य में सब्जेक्ट का पता कैसे करना होता है, ध्यान दीजिए। यहां देखो सारे बच्चे बोर्ड पे देखिए, हु, ठीक है।
और यहां देखिए होम ऑब्जेक्ट। सारे बच्चे ध्यान दो, हु का अर्थ होता है कौन, क्या होता है कौन या किसने होता है, ठीक है। हु का अर्थ क्या होता है, कौन या किसने होता है। इसका जो अर्थ होता है बेटा कौन या किसने, और हुम का अर्थ होता है बेटा किसे या किसको। बड़े ध्यान से समझना, यहां देखो ध्यान से। सबसे पहले हम आपको बताएंगे किसी वाक्य में सब्जेक्ट का पता कैसे की जाती है, किसी वाक्य में सब्जेक्ट का पता कैसे, उसके ज्ञात कैसे की जाती है। ध्यान दीजिए, तो कभी भी आपको सब्जेक्ट का पता करना हो तो आप उस वाक्य में हु से प्रश्न करो, आप उस वाक्य में हु से प्रश्न करो। वाक्य में सब्जेक्ट जहां कहीं भी होगा वो तुरंत बाहर निकल आएगा। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए आप उस वाक्य में हु से प्रश्न करो, हु माने कौन है किसने होता है, हु से प्रश्न करो। उस वाक्य में जहां कहीं भी सब्जेक्ट होगा वो तुरंत बाहर निकल आएगा। जैसे ध्यान दीजिए, मधु सेंट अ गिफ्ट, मधु ने एक उपहार भेजी, है ना, या एक गिफ्ट भेजी, ठीक है। अब यहां देखिए, अब इसमें हु से प्रश्न करो, अभी आप हु से प्रश्न करो, हु सेंट अ गिफ्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, बड़े ध्यान समझो। हु सेंट अ गिफ्ट, उपहार किसने भेजा, गिफ्ट गिफ्ट को किसने भेजा, मधु। उत्तर में क्या आया, मधु। अब इस वाक्य में मधु क्या है बेटा, ये सब्जेक्ट है, ध्यान दो। इस वाक्य में मधु क्या है, सब्जेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, एक बार पुनः, हु सेंट अ गिफ्ट, उपहार को किसने भेजा, गिफ्ट को किसने भेजा, मधु ने। आया ना। अब इस वाक्य में मधु क्या है, सब्जेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इस वाक्य में मधु क्या है, सब्जेक्ट हो गया। नीचे देखो, राज मेड अ पिक्चर, राज ने एक तस्वीर बनाया, ठीक है। इसका प्रश्न करो आप यहां पर, हु मेड अ पिक्चर। ध्यान दो, हु मेड अ पिक्चर, तस्वीर को किसने बनाया, तस्वीर को किसने बनाई। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। अब यहां देखिए, हु माने कौन है किसने होता है, हमने हु का, हु से हमने प्रश्न किया। अब इस वाक्य में देखिए, तो तस्वीर किसने बनाया, राज ने। अब इस वाक्य में राज क्या है बेटा, इस वाक्य में राज सब्जेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो आप जितना वाक्य लिखते हो, जितना वाक्य पढ़ते हो, किसी भी टेंस में हो, चाहे यूजेज में हो, मॉडल में हो, एक्टिव पैसिव नरेशन, जिसमें आपको सब्जेक्ट का पता करना हो, बस आपको ये शब्द लगाना हो, क्या लगाना हो, आप हु से प्रश्न करो, सब्जेक्ट जहां कहीं भी होगा तुरंत बाहर निकल आएगा, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। हाँ, अगर वाक्य में सब्जेक्ट हो तो आएगा समझ। तो मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को आप यहाँ पर जो है सब्जेक्ट का पता करना सीख गए हो, ठीक है ना। चलो अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट का पता करने, ठीक है। चलो देखो, इसी वाक्य से आपको हम ऑब्जेक्ट का पता करने हैं, ध्यान। यहां देखो सारे बच्चे बोर्ड पर देखो, अब देखो इन्हीं वाक्यों से हम ऑब्जेक्ट का पता करेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर आपको वाक्य में किसी ऑब्जेक्ट पता करना है, कोई वाक्य ले लो, आपको उसमें ऑब्जेक्ट का पता करना हो, ऑब्जेक्ट का ज्ञात करना हो, मालूम करना हो, उस वाक्य में ऑब्जेक्ट है क्या, उस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ है, उसका स्थान कहाँ है। आप उसमें हुम से प्रश्न करो, किससे, हुम से। और हुम है ना बेटा, तो हुम का अर्थ होता है किसे या किसको होता है। हुम का अर्थ क्या होता है, किसे या किसको होता है। तो होम से जब प्रश्न करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट वाक्य में जहां कहीं भी होगा वो तुरंत निकल आएगा। आई बात समझ। आप देखिए, मधु सेंट अ गिफ्ट, ध्यान दो सारे बच्चे यहां पर, मधु सेंट अ गिफ्ट, मधु ने एक उपहार भेजी। अब ध्यान दीजिए, तो होम से प्रश्न करो, मधु ने एक उपहार किसको भेजी। अब देखिए, मैंने प्रश्न यहां पर, मैं प्रश्न कर रहा हूं, होम डिड मधु, सारे बच्चे बोर्ड पर देखो, होम डिड मधु माफ करना, यहां देखो सारे बच्चे, यहां देखिए ऑब्जेक्ट का पता एक होम से होता है और एक व्हाट से भी होता है। यहां देखो, व्हाट मीन्स क्या होता है, ठीक है ना। ध्यान दो, होम का पता होम और सॉरी, ऑब्जेक्ट का पता होम और व्हाट दोनों से होता है, ठीक है। अब इसमें एक जो है, इसमें कंडीशन है, मैं इस वाक्य को छोड़कर दूसरे वाक्य को लिखकर आपको ऑब्जेक्ट बताता हूं, ध्यान दीजिए। सारे बच्चे बोर्ड पर देखो,
रवि सेंट हिम ए गिफ्ट। ठीक है, नीचे को आप और लिखो। निशा, ठीक है बेटा, निशा रूट, ठीक है ना, निशा रूट राज और लेटर। देखो ध्यान से, बड़े ध्यान से इसको समझो। रवि सेंट हिम अ गिफ्ट, रवि ने उसे एक उपहार भेजा। निशा रूट राज ए लेटर, है ना, निशा ने राज को एक पत्र लिखा। अब ध्यान दो, ऑब्जेक्ट पता करने के लिए यहाँ पर दो शब्द है, ध्यान दो, एक हुम है, एक व्हाट है। ठीक है, सबसे पहली बात ध्यान दो कि ऑब्जेक्ट बेटा हम आपको अभी इसके बाद हम बताएंगे, फिलहाल अभी बता रहे ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है ना। तो ध्यान दीजिए, कभी कभी किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट एक होता है, कभी कभी किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट दो हो सकते हैं, तो दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। अब यहाँ देखो, दोनों ऑब्जेक्ट को यहाँ पर छांटने के लिए बता रहे हैं। तो देखिए, एक होम है, एक वाट है, एक होम और एक वाट है। तो और आप देखिए, होम से आप अगर ऑब्जेक्ट का पता कर रहे हो तो आपको जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, अर्थात सजीव, यानी कि व्यक्तियों का बोध होता है, सजीव व्यक्तियों का मतलब जीवित प्राणियों का बोध होगा। ठीक है ना। और व्हाट से जब प्रश्न करोगे तो भी ऑब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन निर्जीव वस्तु का। आएगा समझ? एक बार पुनः समझो। किसी वाक्य में देखो, वाक्य मुख्यतः तीन प्रकार से आप लिख सकते हो। एक वाक्य ऐसे होता है जिसमें एक भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें केवल एक ऑब्जेक्ट होता है, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डबल ऑब्जेक्ट होते हैं। तो मान लीजिए जब जिस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट होंगे तो एक डायरेक्ट होगा, दूसरा इनडायरेक्ट होगा। तो डायरेक्ट आपका निर्जीव वस्तु होगा और इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका जो इसमें जीवित प्राणी आएंगे। तो जीवित प्राणी में किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, लड़के लड़की हो सकते हैं, है ना, आपका जो है ये पशु पक्षी जानवर हो सकते हैं, जीवित प्राणियों के नाम कोई हो सकता है। और प्रोनाउन में अभी आपकी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं, जैसे हिम है, हर, अस, मी, यू, है ना, दिम, ये सभी आपका जो आता है ये सभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आते हैं। आई बात समझ में? तो देखिए यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट आपको हम छांटने के लिए बता रहे हैं, है ना। अब ध्यान दो, तो जब होम से प्रश्न करोगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन इनडायरेक्ट यानी कि जीवित प्राणी, जीवित प्राणी। आई बात समझ में ना। और व्हाट से प्रश्न करोगे तो भी ऑब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन निर्जीव वस्तु का होगा। आई बात समझ, जिसमें जान नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो रवि सेंट हिम अ गिफ्ट, रवि ने है ना, रवि ने उसे एक उपहार भेजा। अब ध्यान दो, तो मैंने आप देखो, अब मैं होम से प्रश्न कर रहा हूं, किससे प्रश्न कर रहा हूं, होम से, है ना। रवि ने एक उपहार किसको भेजा, अब आप प्रश्न करो, है ना, यहां लिखो, देखो मैं आपको यहां बता रहा हूं, यहां लिखो प्रश्न करने पर, प्रश्न करने पर। ठीक है बेटा। अब यहां देखो, सबसे पहले नंबर है, आप प्रश्न करो, होम डिड रवि, है ना, होम डिड रवि सेंड अ गिफ्ट। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? देखिए, होम डिड रवि सेंड अ गिफ्ट, है ना, रवि ने एक उपहार किसको भेजा। अब उत्तर में क्या मिला, यहां पर उसे, क्या मिला, उसे। अब यहां पर आंसर आपका मिल गया क्या, उसे, हिम। अब हिम कौन सा ऑब्जेक्ट होगा बेटा, हिम आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब ध्यान दो, ठीक है ना, है ना। होम डिड रवि सेंड अ गिफ्ट, रवि ने एक उपहार किसको भेजा, तो उसे भेजा। अब यहाँ पर हिम जो है किसी व्यक्ति के लिए आया है, किसी व्यक्ति प्राणी जीवित प्राणी के लिए। ठीक है, तो हिम आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अब यहाँ देखो, अब दूसरा आप प्रश्न करो, व्हाट से प्रश्न करो, व्हाट डिड, व्हाट डिड रवि, ठीक है, व्हाट डिड रवि सेंड किसको, हिम। ठीक है। अब यहां देखो ध्यान से, व्हाट डिड रवि सेंड हिम, रवि ने उसे क्या भेजा, रवि ने उसे क्या भेजा, तो क्या भेजा यहाँ पर, एक उपहार, है ना। अब यहां देखिए, आप यहां पर आंसर आ जाएगा, है ना, ए गिफ्ट। ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया आपका, डायरेक्ट हो गया। ये ध्यान दो, यहां पर ये आपका जो है बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? देखो ध्यान से, व्हाट डिड रवि सेंड हिम, रवि ने उसे क्या भेजा, तो एक गिफ्ट भेजा। क्या भेजा, एक गिफ्ट। अब देखो, इस वाक्य में बेटा कितने ऑब्जेक्ट हैं, दो है, एक हिम है और एक दूसरा क्या है, एक उपहार है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हिम आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्यों,
क्योंकि यह जो है किसी जीवित प्राणी के लिए आया है, जीवित प्राणी के लिए आया है, इसलिए इनडायरेक्ट हो गया और प्रत्यक्ष कर्म हो गया। और यहाँ पर जो ए गिफ्ट है वह निर्जीव वस्तु है, अर्थात यह डायरेक्ट और प्रत्यक्ष कर्म हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलो नीचे देखो, निशा रोट राज अ लेटर, निशा ने राज को एक पत्र लिखी। ठीक है, अब चलो हम यहाँ पर होम से प्रश्न करते हैं सबसे पहले, है ना। यहाँ लिखो होम, है ना बेटा, होम डिड निशा, होम डिड निशा राइट अ लेटर। ठीक है, होम डिड निशा राइट अ लेटर। ठीक है, अब यहाँ देखिए उत्तर में क्या प्राप्त होगा, क्या होम डिड निशा राइट अ लेटर, एक पत्र निशा किसको लिखी, या निशा ने एक पत्र किसको लिखी, किसे लिखी, राज को। किसको लिखी, राज को। अब यहाँ देखिए राज होगा, ठीक है बेटा, और राज, ये राज कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अभी नीचे दूसरा प्रश्न करो यहाँ पर आप, व्हाट यहाँ लिखो, व्हाट डिड निशा, व्हाट डिड निशा राइट, व्हाट डिड निशा राइट राज। यहां देखो ध्यान से, व्हाट डिड निशा राइट राज, है ना, निशा ने राज को क्या लिखी, निशा ने राज को क्या लिखी, तो एक पत्र लिखी, लिखी ना। अब यहां देखिए, यहां पर उत्तर में क्या आ गया बेटा, क्या, अ लेटर। समझ पा रहे हो? अब यहाँ पर लेटर क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ गया? देखो ध्यान से, सारे बच्चे बोर्ड पे आप देखो, होम डिड निशा राइट अ लेटर, निशा ने एक पत्र किसको लिखी, तो राज को लिखी। राज कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हुआ। व्हाट डिड निशा राइट राज, है ना, निशा ने राज को क्या लिखी, तो ए लेटर, एक पत्र लिखे। ठीक है, आता देखिए यहाँ पर इस वाक्य में राज और अ लेटर, राज और अ लेटर दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन राज यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि यह जीवित प्राणी है। ए लेटर जो है क्या है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि यह निर्जीव वस्तु है। ठीक है, तो अतः हम आपको यहाँ पर बता दिए कि कभी भी किसी वाक्य में आपको ऑब्जेक्ट का पता करना हो तो होम और व्हाट से प्रश्न करो, वाक्य में ऑब्जेक्ट जहां कहीं भी होंगे वो निकल आएगा। ठीक है, तो आप इसमें इसको बेटा सारे बच्चे इसको नोट कर लो। नोट हो गया? चलो हम आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चे बोर्ड पर देखो यहाँ पे, चलो बोर्ड पर देखो। अब हम जानेंगे तो ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां देखो सारे बच्चे, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अर्थात ऑब्जेक्ट के प्रकार। ऑब्जेक्ट के प्रकार। ठीक है, तो यहां लिखो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। लिख लो, लिख लो सारे बच्चे, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला आप नोट कर लो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब क्या हुआ, प्रत्यक्ष कर्म, प्रत्यक्ष कर्म। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका अर्थ क्या हुआ, अप्रत्यक्ष कर्म। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? लिख लो इसको, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट के प्रकार, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, प्रत्यक्ष कर्म हो गया, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अप्रत्यक्ष कर्म हो गया। इसको नोट करो, हो गया। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अभी सारे बच्चे बोर्ड पर देखो बेटा, वीडियो को अंत तक देखो ध्यान से आप। चलो अब दोनों का हम वन बाय वन करके आप पढ़ते हैं। पहला आपने लिखा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा,
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पर इसका परिभाषा लिखो, हम बोल रहे हैं, लिखो परिभाषा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है। लिखो परिभाषा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है। हो गया परिभाषा, ठीक। नीचे लिखो पहचान, नीचे पहचान लिखो इसका, सॉरी पहचान मत लिखो इसमें, पता करने की विधि बताए ना, ठीक है, चलो ठीक है। अब इसमें वाक्य के द्वारा हम समझते हैं। यहां देखो, जैसे वाक्य देखो, आई गेव अ बुक, ठीक है। और वाक्य लिखो यहां पर, ही bought अ न्यू साइकिल, ठीक है। सारे बच्चे बोर्ड पर देखो, आई गेव ए बुक हो गया, ही bought ए न्यू साइकिल हो गया, ठीक है। अभी और वाक्य लिखो यहां पर, रीमा हैज सेंट अ वॉच। चलो यहां बोर्ड पर देखो, पहले रकम देखो यहां पर, आई गेव अ बुक हो गया, ठीक है, मैंने एक किताब दिया, ठीक है। ही बॉट अ न्यू साइकिल, उसने एक नई साइकिल खरीदी। रीमा है सेंट अ वॉच, रीमा ने एक घड़ी भेजी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इन वाक्यों में, देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात आपको सारे बच्चों को मैं बता दूं, देखिए वाक्य स्टार्ट में आप देखो, आई ही और रीमा, ये दोनों क्या हो गए, तीनों शब्द क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गया। इस वाक्य में देखो, पहले में गिव हो गया, दूसरे में बाट और तीसरे में यहाँ पर है सिन, ये तीनों क्या हो गया आपका वाक्य मतलब क्रिया हो गया। अब देखिए, तो ऑब्जेक्ट जो होता है बेटा, ऑब्जेक्ट का स्थान क्या होता है, देखिए कभी ध्यान दो, क्रिया के बाद जो शब्द आता है वही ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। मेन वर्ब के बाद ध्यान दो, ऑब्जेक्ट का स्थान देखो, मेन वर्ब के बाद जो शब्द आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। मेन वर्ब के बाद जो आने वाला सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ देखिए, तो गिव के बाद से यहाँ पर ए बुक क्या ऑब्जेक्ट है, बाट के बाद से यहाँ पर ए न्यू साइकिल, इस वाक्य में ए न्यू साइकिल ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ देखिए, यहाँ पर है सेंट के बाद से ये वॉच है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए तीनों हम, ए बुक, ए न्यू साइकिल, ए वॉच, तीनों वाक्यों में ये सब क्या है, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये आपका जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि इससे निर्जीव वस्तु का बोध हो रहा है। क्या बोध हो रहा है, निर्जीव वस्तुओं का बोध हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। चलो आगे यहाँ पर हम पढ़ते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। देखो ध्यान से, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो इसका परिभाषा लिखो, हाँ लिखो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, लिखो बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जीवित प्राणियों का बोध होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जीवित प्राणियों का बोध होता है। क्लियर हुआ, या ऐसे लिख लो, जिस शब्द से जीवित प्राणियों का बोध होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। चलो इसकी एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहां देखिए, सी हेड्स रोहित, ठीक है। ही पनिश्ड मी। अगला वाक्य लिखिए, आई किल्ड अ बर्ड, ठीक है बेटा। चलो ध्यान दो यहाँ पर, सी हेट्स रोहित, वो रोहित से नफरत करती है। ही पनिश्ड मी, उसने मुझे दंड दिया, सजा दिया। आई किल्ड ए बर्ड, मैंने एक पक्षी को मारा। अब बड़ी ध्यान से समझो, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ वर्ब के बाद से शब्द आया, ये ऑब्जेक्ट आपका हो गया। पनिश्ड के बाद से मी आया, मी ऑब्जेक्ट हो गया। किल्ड के बाद से बर्ड आया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ से, रोहित, मी और ए बर्ड, ये तीनों क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पर रोहित जीवित प्राणी है, मी, तो मी जो है, मी माने मुझे, अर्थात मुझे कौन है, जीवित प्राणी। जो मी है एक प्रोनाउन है, और हम सभी जानते हैं कि प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के स्थान पर होता है, और नाउन जीवित प्राणी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कोई व्यक्ति का है, किसी व्यक्ति के रूप में आया है। यहाँ पर मी का प्रयोग किसी व्यक्ति के बदले में आया है, इसलिए यहाँ पर मी कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यहाँ देखिए, ए बर्ड पक्षी का नाम हुआ,
तो इस वाक्य में रोहित, मी और ए जो वर्ड है बेटा, ये जीवित प्राणी है जो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। आई बस हमें तो हमें क्लियर, अब हमें उम्मीद है कि यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और इसके जस्ट पहले आपको बताए थे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब भी पता करना हो, आप प्रश्न व्हाट्सएप प्रश्न करोगे तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ मिल जाएगा, और यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप होम से प्रश्न करो तो जहां कहीं भी आपका ऑब्जेक्ट होगा इनडायरेक्ट वो निकल आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इस सारे बच्चे इसको नोट कर लो, चलो इसको नोट कर लो, हो गया? चलो ठीक है, अभी आगे हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान दो यहां पे, सारे बच्चे बोर्ड पर देखो। हमने क्या क्या सीखा? हमने ऑब्जेक्ट के बारे में उन्हें बताया, आपको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ज्ञात करने की विधि बताया, ऑब्जेक्ट का परिभाषा मैंने बताया, ऑब्जेक्ट कैसे ज्ञात होता है, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में उन्हें बताया आपको। ठीक है, अब हम ये जानेंगे बेटा, देखिए ध्यान से, ऑब्जेक्ट में देखेंगे हम ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन कैसे होता है। ये देखिए ध्यान से, यहां देखिए हेडिंग लिखो आप, ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन। ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन, ठीक है, यहां देखिए ध्यान से, ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन। जैसे देखिए ध्यान से, अब हम इसमें सीखेंगे ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन कैसे होता है। अभी आपको एक वाक्य रूप में हम देख रहे हैं, आप देखिए ध्यान से, वाक्य लिखो यहां पर, द किंग गेव मी अ रिवार्ड। देखिए ध्यान से, वाक्य हो गया बेटा, द किंग गेव मी अ रिवार्ड। ठीक है, अभी एक वाक्य और लिखो, द टीचर टाट अस, है ना बेटा, द टीचर टाट अस ग्रामर। सारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान दो। अभी बेटा हम इस वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जब एक वाक्य में दोनों ऑब्जेक्ट आते हैं, बड़े ध्यान से इसको देखो, क्लास बहुत ही शानदार बेटा यहाँ पर चल रहा है। जब किसी वाक्य में दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ आए हो, एक बार पुनः, जब भी किसी वाक्य में एक साथ दोनों ऑब्जेक्ट आए तो फिर हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पर बहुत से बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि अगर वाक्य में मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट आता है तो क्रिया के बाद उसको लिख कर छोड़ दो तो क्लियर हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए एक वाक्य में क्रिया के बाद आता है, क्रिया के बाद एक वाक्य में दो दो ऑब्जेक्ट आए, साथ में दोनों आए, तो सवाल उठता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कौन सा लिखे, उसके बाद से कौन सा लिखे। यह बहुत से बच्चों के मन में भ्रम होता है कि किस ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाए, किस ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा जाए। तो इस भ्रम को हम इसके माध्यम से आपको दूर करें। अब ध्यान दो, तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर, है ना, ग्रामर के अनुसार, है ना, ग्रामर ये कहता है बेटा, ग्रामर के अनुसार ये कहता है कि कभी भी ध्यान दीजिए कि सबसे पहले जब एक वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आए तो क्रिया यानी कि मेन वर्ब के बाद से सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं हम। किसको लिखते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। ध्यान दीजिए, कभी भी जब एक वाक्य में या किसी वाक्य में एक साथ दोनों ऑब्जेक्ट आए हो तो सबसे पहले आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखोगे, अर्थात जीवित प्राणी आएगा। उसके बाद से यहाँ पर जो है दूसरे नंबर पर जो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अर्थात निर्जीव वस्तु आता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब देखिए, द किंग गेव मी अ रिवार्ड, है ना, राजा ने मुझे एक इनाम दिया, राजा ने मुझे एक इनाम दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मी एक ऑब्जेक्ट हुआ, तो मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर और रिवार्ड क्या है? क्या है? ये भी ऑब्जेक्ट है लेकिन क्या है? डायरेक्ट है। अब ध्यान दो, तो यहाँ पर देखो नियम था, यहाँ पर क्रिया के बाद से इनडायरेक्ट पहले आया है और यहाँ पर रिवार्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का बाद में आया। यहाँ नीचे देखिए, द टीचर टाट अस ग्रामर, अध्यापक ने हमें क्या पढ़ाया? ग्रामर, व्याकरण पढ़ाया। अब यहाँ देखिए, टाट के बाद जो अस है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो ग्रामर है क्या है? वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखो, तो नियमतः यह वाक्य सही है। ठीक है, वाक्य तो सही है, लेकिन मान लीजिए अगर आपको जो है
यहाँ पर डायरेक्ट को जो है इनडायरेक्ट की जगह पर लाना है और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट की जगह लाना है, तो इसका रूल क्या है वो भी सही है। बहुत से बच्चे सोचते हैं, बहुत से बच्चे यह मतलब जो है उनका डिमांड है, बहुत से बच्चे ये पूछते हैं प्रश्न कि सर क्या हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट की जगह पर या फिर इनडायरेक्ट को डायरेक्ट की जगह पर नहीं लिखा जा सकता है, अर्थात ऑब्जेक्ट को हम बदल नहीं सकते हैं, इसका स्थान परिवर्तन नहीं हो सकता, हो सकता है, अर्थात ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन हो सकता है। कैसे हो सकता है? आप डायरेक्ट को, है ना, आप देखिए यहाँ पर इनडायरेक्ट की जगह पर आप डायरेक्ट को ला सकते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट की जगह पर इनडायरेक्ट को ला सकते हैं, लेकिन इसका रूल क्या है? अब ध्यान दो सारे बच्चे, बड़े ध्यान से देखिए। अब यहां देखो ध्यान से, कभी भी आपको ऑब्जेक्ट पता हो, कभी भी आपको ऑब्जेक्ट का स्थान बदलना हो तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या करना है आपको, एक फार और टू का प्रयोग करना होता है, फार और टू का प्रयोग। अब यहाँ पर देखिए फार का अर्थ के लिए होगा, फार का अर्थ क्या होगा यहाँ पर, के लिए होगा, और टू का अर्थ क्या होगा, को होगा। आई बस हमें यहाँ देखो ध्यान से, टू का अर्थ को होगा। तो देखिए ध्यान से, कभी भी जब आप ऑब्जेक्ट का स्थान प्रयोग करते हो और स्थान को वहां पर परिवर्तन करते हो, बदलते हो, तो आप देखिए प्रीपोजिशन का प्रयोग आपको फार और टू करना है। अब कहाँ फार होगा कहाँ टू होगा ये हम समझेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ये दोनों का प्रयोग बेटा आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले ही करना है, इनडायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले इसका प्रयोग करना है। कैसे? अब देखो ध्यान से, इसका स्थान परिवर्तन देखिए यहाँ पर, द किंग गेव मी अ रिवार्ड। अब इसको देखो हम बदलते हैं, स्थान परिवर्तन यहां लिखो, ठीक है, ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन, ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन। अब यहां देखो ध्यान से, यहां देखो हो जाएगा द किंग, ठीक है बेटा, क्रिया वही रहेगा, द किंग गिव, ठीक है। अब देखिए ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लास्ट में, इसको यहां पर लाओ, ए यहां पर ओ, रिवार्ड हो गया, समझ पा रहे हो, द किंग गेव अ रिवार्ड, ठीक है। अब देखिए इसको हमने यहां पर ला दिया और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको लास्ट में ले जाओ, तो जब यहाँ पे इनडायरेक्ट लास्ट में जाएगा तो उसके पहले आपको प्रीपोजिशन फार और टू में से एक लाना है। अब ध्यान दो, तो कैसे आप लाओगे? अगर अर्थ आपका के लिए के रूप में आ रहा है, अगर अर्थ आपका के लिए के रूप में आ रहा है तो फार का प्रयोग करोगे, अगर वही अर्थ को के रूप में आ रहा है तो वहां पर टू का प्रयोग करोगे, है ना। तो राजा है ना, राजा मुझको एक इनाम दिया, या राजा ने मुझे एक इनाम दिया, मुझको इनाम दिया, तो को आ रहा है। अब यहाँ पर जो है क्या, यहाँ पर मी के पहले टू का प्रयोग करेंगे, फार नहीं होगा, ठीक है। द किंग गेव अ रिवार्ड टू, यहाँ पर मी हो जाएगा। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यही बच्चों को ज्यादा भ्रम रहता है, ठीक है। देखिए स्थान परिवर्तन हो गया। अब देखो यानी कि डायरेक्ट जो है, जो बाद में था वह पहले नंबर पर आ गया है, और इनडायरेक्ट जो पहले था वो बाद में चला गया, और देखिए इनडायरेक्ट का ऑब्जेक्ट के पहले टू लग गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? नीचे देखो, द टीचर टॉट अस ग्रामर हो गया। अब यहाँ देखो इसको परिवर्तन आप करोगे तो हो जाएगा द टीचर टाट, है ना बेटा, द टीचर टाट ग्रामर टू अस, समझ पा रहे हो, है ना। अध्यापक ने हमको ग्रामर पढ़ाया, अध्यापक ने हमको ग्रामर पढ़ाया, ठीक है। एक बार कभी आपको और लिख कर यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। चलो यहां देखो सारे बच्चे बोर्ड पे, आप देखो एक वाक्य एग्जांपल में और लो, यहाँ पे क्या लिखो, माई फादर बाट, है ना बेटा, माई फादर बाट मी अ बुक। क्लियर हुआ ना? मेरे पिताजी ने मुझे एक किताब खरीदा, मेरे पिताजी ने मुझे एक किताब खरीदा। अब यहां देखिए इसका स्थान परिवर्तन करो, ये हो जाएगा माई फादर, ठीक है बेटा। अब देखिए माई फादर बाट, है ना, ये बुक को यहां ला दो, माई फादर बाट अ बुक फॉर मी, मेरे पिताजी ने मेरे लिए क्या खरीदा, एक किताब खरीदा। माई फादर बाट अ बुक फॉर मी, मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक किताब खरीदा, ठीक है। और यहाँ पर देखो वाक्य और लिखो,
हर मदर ब्राट, है ना, हर मदर ब्राट, हर, चाहे आप हिम लिख दो, हर मदर ब्राट हर फ्रूट्स, यहाँ लिख दो फल, FRUIT, यहाँ देखो FRUITS फ्रूट्स, ठीक है बेटा, है ना। हर मदर ब्राट ब्राट हिम फ्रूट्स। अब यहाँ पे हिम आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, और फ्रूट्स क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। अब देखो इसको आप चेंज करो, यहाँ पर हो जाएगा हर मदर, ये हो जाएगा हर मदर ब्राट माने लाई फ्रूट्स, हर मदर ब्राट फ्रूट्स फॉर हिम, ठीक है, ध्यान दो, हर मदर उसकी मां ने, है ना, उसके लिए फल लाई, ठीक है, हर मदर ब्राट फ्रूट्स फॉर हिम, उसकी मां ने उसके लिए क्या लाई, हिम। तो अतः कोई वस्तु जब किसके लिए वहां पर लाता है, के लिए के रूप में आएगा, तो वहां पर फार का प्रयोग होगा। ये देखो ध्यान से, समझ पा रहे हो सारे बच्चे, मेरे यहाँ पर ध्यान दो। अब इसको आप नोट कर लो, पहले सारे बच्चे इसको नोट करो। या तो स्क्रीनशॉट ले लो, या तो नोट कर लो इसको। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब मुझे उम्मीद है कि आज हमने इस वीडियो में जो आपको ऑब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा, और सारे विद्यार्थियों का जो भ्रम था, जो कंफ्यूजन था, इस वीडियो में जो ऑब्जेक्ट मैंने इसको पढ़ाया, उसको पढ़ने के बाद से आपका भ्रम बिल्कुल दूर हो गया होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो हमने जो ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया, जितने रूप में पढ़ाया, सारे बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और आज का वीडियो हम यहीं पर समापन करते हैं। पुनः हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।